नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। सब्जी वाली मटर की फसल में किए जाने वाली जरूरी कार्य। पशु में परिजीवियों की समस्या और रोकथाम के उपाय। प्रदेश के बहुत सारे किसान भाई हरी फली वाली मटर की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई कर दी थी, वो अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं तो उन्होंने वर्तमान समय में जो है मटर की फसल लगाई होगी, जो हरी फली उत्पादन के लिए। तो अभी जो समय चल रहा है उसमें कहीं कहीं पर फसल जो है वो पुष्पन फलन की अवस्था में है और कहीं कहीं पर वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में है। तो ये जो है उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। किसान भाइयों, सब्जी वाली मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी होता है। मटर की फसल में सिंचाई एक मुख्य घटक है, जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसलिए फसल में नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें नमी की कहीं पर कमी ना हो, मृदा की किस्म और फसल की जल मांग को देखते हुए 8 से 10 दिन के अंतराल में जो है हल्की सिंचाई निरंतर जो है करते रहना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कहीं पर जो है जल का जमाव ना हो, चूँकि मटर की जो फसल है वो हल्की मृदा में की जाती है, तो इसमें जो है नमी की मात्रा जो है ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। तो इसलिए जो है किसान भाइयों इसमें नमी बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना हो तो अपने फसलों को, खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो खरपतवार है वो मुख्य फसलों के लिए प्रकाश संश्लेषण, जल, वायु, पोषक तत्वों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और साथ ही कीट और व्याधियों के लिए भी आश्रय स्थल का कार्य करते हैं, जिससे कि फसल को काफ़ी नुकसान होता है, उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको ये सलाह है कि जैसे ही फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो आप हाथ से ही निंदाई गुड़ाई करके खरपतवारों को उखाड़ कर जो है बाहर निकाल दें खेतों से। इसके बाद जो है दूसरी निंदाई गुड़ाई या दूसरी बार जो है जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो फिर से एक बार जो है हाथ से ही निंदाई गुड़ाई आपको कर देनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं मटर की फसल में पोषक प्रबंधन की। तो सामान्यतः जो है इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी वानस्पतिक वृद्धि के समय आप 15 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं, जिसके अच्छे परिणाम जो है प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ जहां फलियां बन रही हो उस समय पे आप 05234 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं फसल उत्पादन का जो सबसे प्रमुख कंपोनेंट है, घटक है, फसल सुरक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक अवस्था की। तो प्रारंभिक अवस्था में मटर की फसल में एक चूसक कीट, मटर की फसल में रस चूसक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्तियों, कोमल टहनियों, फूलों और फलियों से रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता है और फसल कमजोर होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए प्रारंभिक अवस्था में आप नीम का तेल
5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कंट्रोल या इसका प्रबंधन नहीं हो पाता है तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसमें दूसरे कीटों की बात करें तो चने की इल्ली जो है इसका प्रमुख कीट है। यह कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद फली आने पर यह कीट फलियों में छेद करके उनको खाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आप टी आकार की खूंटियां भी प्रारंभिक अवस्था में लगा सकते हैं 20 से 25 प्रति एकड़ में। प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। रोगों की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूर्णी फफूंदी रोग भी हम कहते हैं, तो वो इसका प्रमुख रोग है। और इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप मटर की फसल का निश्चित रूप से ही अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। ज्यादातर पशुपालक जानकारी के अभाव में पशुओं में होने वाले दांत, खुजली और जूं होने पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कई बार इनकी वजह से पशु तनाव में चला जाता है, जिसका सीधा असर उसके दूध उत्पादन पर पड़ता है। और उसी प्रकार भीतरी परिजीवियों के प्रकोप से पशुओं में कई घातक बीमारियां पनपने लगती हैं। अगर पशुपालक इनके रखरखाव पर थोड़ा ध्यान दे तो इन परिजीवियों से दुधारू पशुओं को बचाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। कृमिनाशक दवा का उपयोग, जिसको डिवॉर्मिंग बोला जाता है, पशुपालन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसका एक अलग महत्व है। चूँकि जो कृमि होता है पशु के पेट में होती है, वो क्या करता है, जो आप खाना खिला रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको खा लेता है। इसके साथ साथ जानवर के अंदर ब्लड जो होती है उसको भी चूसता है, जिसके कारण अपना जानवर कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन से लेकर उसकी वृद्धि सब कुछ कम हो जाती है, जो कि हिडन रहती है, आपको दिखता नहीं है। बहुत धीरे धीरे करके पशु को उत्पादन कम करती है और उसको बीमार भी करती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। क्या होता है कि पानी जमा रहता है, वहाँ घोंघा में कृमि का विकास होता है और वो कृमि विकसित होकर जो घास होते हैं उसके हरे हरे पत्ते होते हैं सबसे ऊपर में, वहाँ पर जाके बैठा रहता है। अपना पशु जब चरने जाती है तो सबसे पहले उसी को खाता। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो पशुपालक को एक सलाह दी जाती है कि समय पर पशुओं को कृमिनाशक दवा देते रहें। छोटे पशु से लेकर गाभिन पशु सभी को दी जाती है। जनरल कंसेप्शन जो पशुपालक में है कि गाभिन पशु को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, ऐसी बात नहीं है। पशुओं को सभी स्टेज में कृमिनाशक दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे जो बाछा या बाछी जो नया जन्म लिया है, 15 दिन के बाद उसको कृमिनाशक दवा का उपयोग करें और 2-2 महीना के अंतर पर 9 से 10 महीने तक करें। उसके बाद फिर
जैसा समस्या आती है उसके अनुसार 6 महीने पर भी 6 महीने पर दवा रिपीट करें, या बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में प्रकोप है तो 3 से 4 महीने पर भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब 4-4 महीने पर साल भर में 3 बार भी दवा दी जा सकती है, गाय भैंस जितने हैं सभी में। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में 1 बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। परजीवी से बचाव के लिए पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उसके बाद जब गाभिन पशु की बात आती है तो बेहिचक आप कृमिनाशक दवा का उपयोग करें। इसके लिए अलग दवा होती है, मतलब फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की होती है। इसके साथ जो भी सेफ ड्रग हो, प्रेगनेंसी सेफ हो, वो कृमिनाशक दवा का उपयोग करें, और ज़रूर उपयोग करें जब उसका समय हो जाए। तो मार्केट में बहुत सारी दवा उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सक से सलाह कीजिए और कृमिनाशक दवा का उपयोग कीजिए। ऐसे नॉर्मल वे में जो उपयोग में आती है अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की, इसका आप शुरुआत में उपयोग कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल होती है तो 3 ग्राम की आती है, 1.5 ग्राम की भी आती है। तो लगभग जो 300 किलो वजन की गाय है, 300 से 400 किलो वजन की, उसमें 3 ग्राम के अल्बेंडाजोल से भी काम चल जाती है। मतलब इसका जो डोज होता है 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से दी जाती है। यदि आपका पशु छोटा है, 200 केजी का है, तो उसके अनुसार आपको डोज कम कर देना है, और इसको सुबह खाली पेट में खिलानी है। सुबह खाली पेट में 1 डोज खिला देनी है, और इसके साथ साथ फिर 3 दिन तक कम से कम कोई भी लीवर टॉनिक या कोई भी डाइजी बूस्ट जैसे सिरप है, इसको आप दे सकते हैं पशु को, ताकि जो कृमिनाशक का काम किया, इसके साथ साथ उसका पाचन से लेकर लीवर भी साथ साथ मजबूत हो जाए, तो आपका पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल चाहे ऑक्सीक्लोजानाइड ये उपयोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ साल भर में यदि 3 बार आप कृमिनाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं, 1 बार आइवरमेक्टिन मिला हुआ या आइवरमेक्टिन से भी कृमिनाशक का उपयोग करना चाहिए। तो साल में 1 बार जरूर आइवरमेक्टिन मिला हुआ दवा उपयोग करें, जो फेनबेंडाजोल के साथ ही मिला हुआ रहेगा। जैसे ये दवा है जो ऑक्सीक्लोजानाइड के साथ, ऑक्सफेंडाजोल के साथ मिला हुआ है आइवरमेक्टिन, इस तरह का कृमिनाशक 1 बार उपयोग करेंगे तो पशुओं में चमक भी आ जाएगी, दूध उत्पादन भी बढ़ेगी और पशु ज्यादा स्वस्थ रहेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जसपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 83 से 92% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 35 से 40% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रीपर का प्रयोग धान फसल की कटाई के लिए करें। इससे प्रति घंटा 1 एकड़ के धान की कटाई की जा सकती है। अरहर की फसलों पर पत्ती मोड़क और फली छेदक कीटों के प्रकोप की आशंका है, निगरानी रखें। फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 300 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय वृक्षों में बोरेक्स 100 ग्राम प्रति पौध एवं मैग्नीशियम सल्फेट 80 ग्राम प्रति पौध डालकर जड़ों की गुड़ाई करें। पुराने आंवले के पेड़ में पुनर्उद्धारण के लिए 1 मीटर की ऊंचाई से कटाई एवं छटाई कर बोर्डो पेस्ट लगाएं।
यदि किसान भाई स्ट्रॉबेरी की फसल लगाना चाह रहे हैं तो रनर, जिसे भू-अस्तारी कहते हैं, का रोपण करने का उपयुक्त समय है। फलदार उद्यान में सिंचाई की टपक पद्धति का उपयोग करके जल की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। सेम, बरबट्टी एवं अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में माहू कीट के प्रकोप की आशंका है। सतत निगरानी रखें। प्रारंभिक प्रकोप दिखाई देने पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव अनुकूल मौसम होने पर करें। जिन किसान भाइयों ने चना की फसल लगाई है उसमें दिसंबर माह से फली छेदक का पतंगा दिखाई देने लगते हैं, इसलिए अभी से चना की फसल में टी आकार की लकड़ियां लगा दें। इसके अलावा आप फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। यही कार्य अरहर की फसल में भी करें। पशुओं को रोगों के संक्रमण से बचाने के लिए पशु बाड़े की फर्श पर चूने का छिड़काव करें। यदि खुरपका, मुहपका, लंगड़ी, गलघोंटू आदि रोगों का टीकाकरण नहीं करवाया हो तो इस माह अवश्य अपने मवेशियों को टीका लगवा लें। शरद ऋतु में मुर्गियों को श्वास संबंधी रोग से बचाने के लिए फुराजोल दवा 1 ग्राम बड़ी एवं 0.5 ग्राम छोटी मुर्गियों को 1 लीटर पानी में मिलाकर 7 से 10 दिनों तक पिलाएं। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचने के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। मुर्गी पालकों को ठंड के कारण नुकसान से बचने के लिए पोल्ट्री फार्म में 100 वर्ग मीटर में 300 वाट का बल्ब लगाने की सलाह दी जाती है ताकि मुर्गियां सुरक्षित रहें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला नरसिंहपुर के किसान सुमेर सिंह ने। आप गन्ने की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो सुमेर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे बहुत से किसान जो हैं गन्ने की खेती करते हैं, आज हम उसी गन्ने की खेती के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आगामी सीज़न में हम अपनी गन्ने की खेती को करें, कैसे लगाएं और किस तरीके की क्या सावधानियों को बरतें। तो हम अगर सबसे पहले बात करेंगे तो हम क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है उपयुक्त भूमि की, कि हमारे लिए गन्ने की खेती जो हम कर रहे हैं उसके लिए कौन सी भूमि अच्छी होती है। तो गन्ने की खेती के लिए मध्यम से काली मिट्टी जो होती है, भरी काली मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। दोमट भूमि में भी सिंचाई की अगर उचित और जल निकास की उचित व्यवस्था हो तो वो भी अच्छी है, लेकिन उसका जो पीएच होता है, पीएच मान जो होता है वो हमारे 6.5 से 7.5 का बीच में होना चाहिए। तो उस मिट्टी में हमारी जो गन्ने की फसल है वो सर्वोत्तम होती है। तो किसान भाइयों, हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी खेत की तैयारी होती है उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो खेत की तैयारी के लिए खेत में ग्रीष्मकालीन में अप्रैल से मई के बीच में आप जुताई कर दीजिए। इसके पश्चात 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर कर दीजिए और रोटावेटर या पाटा लगाकर उसको पूरी तरीके से समतल कर दीजिए, यानी भुरभुरा कर दीजिए, खरपतवार नहीं रहित कर दीजिए। तो हमारे जो खेत होते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब इसमें हम बात करेंगे आगे कि हमारे जो खाद और उर्वरक, जो हम खाद देंगे या उर्वरक देते हैं तो वो कितना क्या देना चाहिए, है ना। तो फसल पकने की जो अवधि होती है बहुत लंबी होती है, ये सभी को जानकारी है, क्योंकि 10 से 12 माह या 10 से 14 महीने लगते हैं इस फसल को लगने में, है ना। तो उर्वरक की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी, अधिक पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए खेत में अंतिम जुताई जब करो, आप जब लास्ट की जुताई कर रहे हो तो उसमें कम से कम हेक्टेयर की बात कर रहे हैं तो आप 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है सामान्य रूप से मिला दीजिए। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है ना। तो ये हमारे खेत की तैयारी हो गई। अब हमारे खेत की तैयारी के बाद हम 2 चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है उन्नत जातियाँ, जो हमारी किस्म हम ले रहे हैं, उन्नत जातियाँ जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी अच्छी होती हैं। तो 2 तरीके की होंगी।
शीघ्र पकने वाली जो जल्दी पक जाती हैं, और मध्यम या देर से पकने वाली। तो शीघ्र पकने वालों की बात करेंगे तो कोसी 671, KJN 86,141, को 86,572, को 94,008, को JN 98,23। ये आपकी जो होती हैं शीघ्र पकने वाली जातियाँ होती हैं, बहुत जल्दी पकती हैं, है ना। और मध्यम और देर से पकने वाली जातियों की बात करेंगे तो उसमें आपकी को 86,032, को 73,18, के 99,004, को JN 86,600 और को JN 95,05। ये जातियाँ आती हैं, इनका उपयोग हम करेंगे। तो अब हमारी जो होती हैं मध्यम या देर से जो किसान भाइयों के फील्ड तैयार नहीं हो पाते हैं, देर से पाते हैं, उनका यूज़ करके उनको अपनी फसल को ले सकते हैं। गन्ना बीज की मात्रा, बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। अब हमें पता चलेगा कि बीज का उपचार हम कैसे करें, क्योंकि हम लगाएंगे तो बीज का उपचार भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब वो किस तरीके से करें? कार्बोडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से क्लोरोफाइरिफास ले लीजिए 5 ml पर लीटर की दर से घोल बनाकर आवश्यक बीज पर 15 से 20 मिनट तक उपचारित बीज को कर लें। तो उससे क्या होगा, आपका बीज शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, निरोधी हो जाएगा और अच्छी फसल का उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, जो हमारी गन्ने की खेती होती है वो मेढ़नाल पद्धति पे होती है, क्योंकि वो मेढ़ों पे बनती है। तो अब इसमें हम बात करेंगे तो बनी हुई जो 25 से 30 सेंटीमीटर की, जो मैंने पहले आपको बताया कि उसकी गहरी कूड़ बना लीजिए, है ना। तो उसी में हम गन्ने की फसल लगाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जो सिरा या आँख से आँख मिलाकर सिंगल या डबल गन्ने के जो टुकड़े लेते हैं उनको लगा दीजिए कूड़ों में, और उनके ऊपर 2 से 2.5 सेंटीमीटर अधिक मिट्टी की परत ना हो। जब आप लगा रहे हो तो उसमें 2 से 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर की परत ना हो, तो अंकुरण जो होता है अच्छा होता है ना। अन्यथा नहीं तो अंकुरण प्रभावित हो जाएगा। अब मेढ़नाल पद्धति में हम अब दूरी की बात करेंगे कैसे लगे, तो जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 4.5 फुट होनी चाहिए। पूरा तना ना लेकर आप उसमें से 2 या 3 आँख वाले जो टुकड़े होते हैं उनका उपयोग बार बार ले लें। गन्ने की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करते हुए खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। अब इसी में हम आगे बात करेंगे हमें अपने सिंचाई कैसे क्या करनी है। तो सिंचाई के लिए गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिन के अंतराल में और ठंड के दिनों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य रूप से कर दीजिए। तो जो सिंचाई होती है ये फ्लड इरिगेशन होता है, खुले कूड़ों में पानी छोड़ा जाता है। हाँ, बस ये देख लीजिए कि ज़्यादा पानी ना भरे, जल निकास की उचित व्यवस्था हो। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे तो खरपतवार जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अब नुकसानदायक क्यों है, ये इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि गन्ने का जो अंकुरण होता है वो कभी कभी देर से होता है। तो क्या होता है कि उससे पहले हमारे जो खरपतवार होते हैं उसका अंकुरण जल्दी हो जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा है कि आप लगाने के बाद जब आपकी फसल लग जाए तो उसके बाद जब आपको दिखाई दे कि खरपतवार अंकुरण हो गया, हमारे गन्ने का अंकुरण नहीं हुआ, तो आप एक अंधी गुड़ाई कर दीजिए। अंधी गुड़ाई का मतलब है बिल्कुल आप देखिए नहीं और उनको हटाते चले जाइए। तो उस तरीके की गुड़ाई को हम क्या कहते हैं, अंधी गुड़ाई, है ना। बाकी आप निराई गुड़ाई जो है, आप निराई गुड़ाई आमतौर पर जो होती है प्रत्येक एक सिंचाई जब कर लें तो उसके बाद एक आप गुड़ाई कर दीजिए, तो उससे अच्छा प्रबंधन हो जाता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।